अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसकी फुल कोर्ट बेंच की जो समात है वो बराह रास्त दिखाई गई। और ये फुल कोर्ट का जो फैसला आया है इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका निफाज हुआ है। ये 10-5 के तनासुब से आया है। 10 जजेस ने इसके हक़ में फ़ैसला दिया है कि ये जो कानून साजी है वो दुरुस्त है और ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। माफ़ कीजिएगा। जो दूसरा पहलू है वो आर्टिकल 184(3) के तहत जो अपील का हक़ है, ये 9-6 के तनासुब से आया है। 9 जजेस ने अपील के हक़ को बरकरार रखा है जबकि 6 ने इसकी मुखालिफत की है। और जो तीसरा इसका हिस्सा है ये बड़ा अहम है। जो अपील का इत्तलाक़ है वो माजी से नहीं होगा। ये 8-7 के तनासुब से आया है और 8 जजेस ने इस शेक को कलअदम करार दिया है जबकि 7 ने इसको बरकरार रखा है। अब सवाल ये है कि जो पाकिस्तान का सियासी माहौल है, जो सियासी शख्सियात से मुताल्लिक़ केसेस हैं, उन पर इस फ़ैसले का इत्तलाक़ क्या होगा। और बिलखुसूस अब जो सबसे ज़्यादा बात की जा रही है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो 184(3) के तहत नाअहल हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिए थे, उसके बाद वो अपने रिव्यू का हक़ भी ले चुके। क्या वो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है उसके तहत उनकी अहलियत बनती है, वो दोबारा अहल होने के लिए चाराजोई कर सकते हैं या नहीं, ये आज के प्रोग्राम में हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो मुस्लिम ममालिक हैं उनसे OIC का इजलास, अरब लीग का इजलास ये भी तलब किया गया है। ये मामला किस तरफ जाएगा अब जब अमेरिका खुल के आया और अमेरिकी सदर की स्टेटमेंट भी आपने देखी, इस पर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मायनास कानूनदान हैं। जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ये जो बुनियादी सवाल है ज़रा मैं आपसे यहीं से शुरू कर लेते हैं कि अपील का इत्तलाक़ माजी से नहीं होगा और इसमें जो बात की जा रही है वो पनामा केस है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब से मुताल्लिक़। तो क्या अब उनके दोबारा अहल होने के, असेंबली में आने के दरवाजे बंद समझे जाएं? ये तो ठीक है। जो अगर ये तो देखना पड़ेगा कि कितने जजेस ने किस तरह का फैसला किया है। ये तो जजमेंट जब आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा। अगर मेजॉरिटी ने कहा है कि माजी में से तलाक होगा फिर तो होगा, लेकिन अगर मेजॉरिटी ने नहीं कहा तो नहीं होगा। अब ये तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, मैं ये हिस्सा पढ़ देता हूँ, अगर जैसे सब आप कहते हैं तो ये पढ़ देता हूँ, फिर आप रहनुमाई कर सकते हैं बेहतर अंदाज में। वो पढ़ने से नहीं, वो तो जजमेंट पढ़ के मैं बता सकूंगा, क्योंकि जजमेंट में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग नोटिस नहीं कर सकते जी। तो बात सूरत, लेकिन बात ये है कि ऑन द फेस ऑफ इट मेरे ख्याल में इन लोगों को मौका मिल जाएगा एप्लीकेशन फाइल करने का, बचने के लिए जो फैसला हुआ था। और अगर ये जजमेंट में ये नहीं था तो उस सूरत में फिर यकीनन रिव्यू फाइल होगी और रिव्यू में वो कहा जाएगा कि ये सरासर नाइंसाफी है कि जब कुछ लोगों को मौका दिया जाता है, कुछ लोगों को मौका नहीं दिया जाता, नाइंसाफी है। तो एक रिव्यू में भी ये चीज आ सकती है। तो ये मामला खत्म नहीं होगा। ये मामला बाद में भी चलेगा और इस पे फैसला, हतमी तौर पर फैसला आना जरूरी होगा। इसका मतलब है जैसा आप फरमा रहे हैं कि अब ये एक नया दरवाज़ा खुल गया है कि अगर ये हक़ नहीं भी मिला तो वो दोबारा अदालतों में जाएंगे और कहेंगे कि जी ये इम्तियाज़ी सलूक हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो वो अपील में या रिव्यू में, क्योंकि रिव्यू तो मियां नवाज शरीफ साहब का तो रिव्यू का हक़ भी ख़त्म हो चुका है, वो रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन वो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं अपनी अपील का हक़ लेने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये फरमाएं कि अब ये जो फ़ैसला आया है 10-5 से, पहले ये समझा जाता था कि जी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में, रूल्स में, कवायद और ज़वाबित में कोई मुदाखलत नहीं कर सकती। अब ये दरवाज़ा खोल दिया गया है और मान लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को यह हक़ हासिल है, पार्लियामेंट को यह हक़ हासिल है। तो आप समझते हैं कि अब जो जिन जजेस का ये ख्याल था या अब भी है कि जनाब इस तरह मुदाखलत का हक़ तस्लीम कर लिया गया है, तो आप समझते हैं कि मुदाखलत होगी या उसका हक़ तस्लीम किया गया है या पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया गया है? नहीं, देखिए अभी तक जो प्रोसीजर हमारे मुल्क में था और बहुत से दूसरे मुल्क में भी रह चुका है, इंडिया में भी था पहले, अभी भी है, कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था उसका डिस्क्रेशन था बेंचेस बनाना और ये डिसाइड करना कि कौन किस केस को सुनेगा। सही। ये एक डिस्क्रेशन था और
ये तकरीबन डिक्टेटोरियल पावर्स थी उनकी। ठीक। तो इस पे काफी प्रोटेस्ट हुए थे, पाकिस्तान में भी हुए थे जी। और इंडिया में तो हुआ था। इंडिया में तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट जजेस ने। ठीक। तो ये एक ऐसी चीज थी जो बड़ी डिबेटेबल थी जी। कि या रास्ता खोल दिया जाए जी। कि जजेस जो है अपॉइंट करना जी। हियरिंग के लिए तो चीफ जस्टिस का डिस्कशन ना हो बल्कि किसी कमेटी का डिस्कशन हो। तो उसमें नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान ये है कि फिर आपस में झगड़े होंगे, लड़ाई होगी और डिस्प्यूट्स होंगे, वो भी होंगे और उसकी वजह से जो फैसले होंगे उसमें काफी चीजें गुंजाइश होगी बाद में उसमें कोई चेंजेस करने की। तो ये सब चीजें हैं ऐसी जो कि एक रास्ता खुल गया और उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हुई है जी। वो आमतौर से लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, वो ये जी। कि ये फैसला ऐसा है जिसकी वजह से अब पार्लियामेंट को एक किस्म का इनडायरेक्ट राइट दे दिया गया है। अच्छा। कि वो इनडायरेक्टली आइन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अच्छा। इनडायरेक्टली। और ये एक बड़ी नुकसानदेह चीज हो सकती है हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी होता है कि आइन को चेंज करना मुश्किल होना चाहिए, आसान नहीं होना चाहिए। और अगर पार्लियामेंट को ये राइट मिल जाता है इनडायरेक्टली अमेंडमेंट करने का तो फिर आइन में चेंजेस लोग अपनी मर्जी से लेके आ सकते हैं और मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। ये यानी 10-5 का जो फैसला है ये पार्लियामेंट को ये हक दे रहा है कि वो इनडायरेक्ट आइन की मुख्तलिफ शिकों की अपनी तौजीह या तशरीह करके उनको तब्दील कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर एतराज़ नहीं है। जी जी, ये एक चीज़ जो है ये आइंदा काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अच्छा। सही है। अच्छा, ये भी बताइएगा अब से ऑनवर्ड जो सुप्रीम कोर्ट होगी, जब ये फैसला हो गया कि 3 रुकनी कमेटी होगी, वही 184(3) के केसेस से मुतालिक फ़ैसला करेगी, वही बेंचों की तश्कील करेगी, तो इसके असरात जो पाकिस्तान में लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स है, जो निज़ाम इंसाफ है, उसकी बेहतरी पे क्या होंगे? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि ये कहना कि बेहतरी है कि नहीं बेहतरी है, अब ये तो बाद में पता चलेगा जब ये एक्चुअली इस पे ये असरअंदाज होगा हमारी सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में, जिसमें कि लोग इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इससे नुकसान भी हो सकते हैं। फायदा सिर्फ ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब एक ओपन इंस्टीट्यूशन हो गया, क्योंकि पहले ये नहीं था। सुप्रीम कोर्ट पहले एक क्लोज्ड इंस्टीट्यूशन था। जी जी, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मान, आपके वक्त का। अकरम शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मायनाज कानूनदान है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शेख साहब, एक बुनियादी सवाल है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है इस फैसले के बाद, और इस फैसले का जो तीसरा हिस्सा है जो 8-7 के तनासुब से है कि अपील का जो हक़ है उसका इत्तलाक माजी से नहीं होगा। जो नवाज़ शरीफ साहब का मामला था उसमें क्योंकि वो रिव्यू पहले ही हासिल कर चुके थे, अब क्या उनके लिए कोई सूरत हाल बनती है कि वो उनकी अहलियत के लिए कोई दरवाज़ा खुल सके? सर, मैं ये समझता हूँ कि ये कता नज़र इस कानून के उनके जो काबिल और लायक वकला हैं, अगर वो उनको मशवरा देते तो जो उनकी सारी सज़ा प्रोसिक्यूटोरियल मिसकॉन्डक्ट की बिना पे इनिशिएट हुई, उसी की बिना पे परवान चढ़ी, उसी की बिना पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। उनको चाहिए था कि वो अपने फाजिल वकला से मशवरा करके सुप्रीम कोर्ट में इस कानून आने से पहले चैलेंज कर देते। अच्छा। अगर नहीं किया तो मेरे ख्याल में मेरे पास फैसला मेरे पास है जो 8-7 का फैसला है, उन्होंने प्रोस्पेक्टिव जो चैलेंज है उसको मना नहीं किया। ठीक। तो 30 दिन के अंदर कोई भी फरीक वो अगर चाहे तो उसको चैलेंज कर सकता है। लेकिन मैंने 3 दिन पहले एक प्रोग्राम में ये कहा था कि मुझे लगता है कि ये जो मौसर बमाजी इसका इत्तलाक है वो नहीं होगा। जी। आप AQS लाइव में मेरा ओपिनियन देख लें, लंबा ओपिनियन है जी। तो 40 मिनट का प्रोग्राम था, 5 मिनट इस पे मैंने बसर किए। सही। वो ये कि ये जो रिट्रोस्पेक्टिव है दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज। ठीक। अदरवाइज तो कानून 10-5 जो अक्सरियत से वो बहाल हो गया कानून तो जो है उसके ऊपर अमल दरामद 10 हिफाजत जज शाबान ने उसके जायज होने के मुताबिक राय दी। 5
फाजिल जज साहबान ने उसके खिलाफ राय दी। सही। इस तरह 10-5 मतलब ये है कि 2/3 अक्सरियत से तो फैसला हो गया ना जी, और कानून के जो हक में हो गया। जी, बाकी दो इशू में एक फाजिल जज साहब वो कहते हैं कि इस हद तक मुझे इत्तेफाक है, इस हद तक जी, इत्तेफाक नहीं है। जी, मुझे यहाँ याद आता है आका करीम अलैहिस्सलाम का वो फरमान जी, कि मेरी उम्मत का इख्तलाफ भी बाइस रहमत है। सही। अगर फिकी इख्तलाफ है, फिकी मना नहीं है, इख्तलाफ है, जी, वो सोल एंड स्पिरिट है, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट। जी, मैं समझता हूँ काजी फाइज इसका साहब ने चार्ज लेकर पाकिस्तान की निज़ाम अदल में जो एक नया बाब रकम किया है, वो एक बंद अदारे को पब्लिक के सामने खोल दिया है, ठीक, ताकि पब्लिक देख ले कि फाजिल जज साहबान किस तरह डिलिब्रेशन करते हैं, सही, किस तरह एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं, जी, वकला से किस तरह सवालात पूछते हैं ठीक, और फिर फैसला किस तरह करते हैं। सही। जी, अब देखें, जी, पूरे फैसले से, एक फैसले से सारे जज साहब ने जो है वो यानी इसी एक मुकदमे में 3 पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन में ये कि कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जी, इसके हक में 10 वोट आए, ठीक, मुखालफत में 5 वोट आए। सही, फिर 9 और 6 का तनासुब जी, अगले नुक्ते पे, सही, और आखिरी नुक्ते पे ये जो आप फरमा रहे हैं 8, जी, फैक्ट का, उस पे 8 और 7 है। जी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये फाजिल बला जिस तरह मुकदमा पेश करते हैं ना, सही, उसका उस पर बहुत ये मुनहसर है जी, इस क्लाइंट को क्या रिलीफ मिलता है। सही। शेख साहब ये फरमाएं कि ये 10-5 का जो फैसला है, बाज़ लोग आइनी में कह रहे हैं कि ये आइन में इनडायरेक्ट तरमीम का हक दे दिया गया है। आइंदा पार्लियामेंट जो है वो आइनी शिकों की इनडायरेक्ट कानून साजी के ज़रिए वो तरमीम कर लिया करेगी, उसको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं रहेगी। मेरे बहुत ही मोहतरम भाई इरशाद आरिफ साहब, ये बात बिल्कुल ना सिर्फ वहीद क़यास है, जी, बल्कि ये सिर्फ मेरे ख्याल में कानून, दस्तूर और पार्लियामेंट की वर्किंग और सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग से नाबलद होने की दलालत करता है। अच्छा, ये देखिए, उन्होंने एक पार्लियामेंट का मंजूरी का कानून जो दोनों इवानों ने मंजूर किया, जी, उसको उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर है, ठीक, और इसी कानून में जो बाकी 2 हिस्से थे उनके बारे में फाजिल जज साहबान की राय जो है वो इससे 10-5 से कम है, 9-6 है। जी, और फिर जो रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ लॉ का है जी, उसमें 7 और 8 जो है। सही, तो मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने किसी को तरमीम करने का इख्तियार नहीं दिया, ना सुप्रीम कोर्ट इख्तियार दे सकती है जी, दस्तूर की तरमीम करने का जी, किसी भी स्ट्रेंथ को। जी, बादल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा कानून जो जिसका मेरी अपने होशो आवाज में मैं आपको बता रहा हूँ, 95 में स्टेट एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी की हैसियत से हमने रेजोल्यूशन पास की। फिर 95, 96 और 97 में बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बाहर के हम ये मुतालबा करते रहे कि एक शख्स अपनी फर्द वाहद की आमरीत का मुसल्लत करे, सही, और इस पे तौहीन अदालत के नोटिस दिए मैंने सज्जाद अली शाह से। सही, जी, मुकदमे में आपको देखे, फिर हमें दूसरा जो साल आया, सही है, दुश्वारी का सामना करना पड़ा जी, जब सज्जाद अली शाह साहब जी, ने फाजिल बिल्कुल, जो जज साहबान को जो रेगुलराइज जी, किया और उसमें जो कुछ जज रह गए, जी, जी, तो फिर हम उनके साथ खड़े हो गए। जी, तो ये शाहद आरिफ साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इससे अच्छा फैसला मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने एक नए दौर का आगाज किया है। सही। अच्छा, ये शेख साहब, ये जो फुल कोड बनाने के नतीजे में ये सारा कुछ हुआ, आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बाकी वकला भी कर रहे हैं, लेकिन आखिर में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं समझता हूँ कि फुल कोड बनाना मेरी गलती थी। ये किस तरफ इशारा था? क्यों उनको एहसास हुआ कि गलत? मेरी बात सुनिए, हर आदमी के बर्दाश्त जी, हद होती है ना जी। जस्टिस साहब ने जो, अब देखें, एक फाजिल साहब खड़े हैं जी, और फाजिल 4 जज साहबान वक्त सवाल कर रहे हैं। सही, आप ये बताएं कि ना वो फाजिल काउंसिल सवाल लिख सकते हैं ताकि उनका जवाब दें,
जी। और इसका जो बेहतर अंदाज यही होता जो जस्टिस ने जी। क्या कि फाजल काउंसिल को अपनी बहस मुकम्मल कर लेने दें जी और उसके बाद फिर जब सवालात सारे कर लें। जी। ये मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने इस बात कही तो सिर्फ बात से एक समझ लें कि लाइटर कमेंट था कि ये उन्होंने गलती नहीं की, उनको इस बात का जमीन था कि मैं फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाऊंगा जी। और अगर फाजल जज साहबान की अक्सरियत जी। कहती है मैं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती तस्लीम करके कोने में चला जाऊंगा। सही जी। अच्छा शेख अच्छा साहब, एक आप समझते हैं कि अब इस फैसले के बाद, ये अपील का हक मिलने के बाद, अब 7 जजेस से बड़ा बेंच या 8 जजेस से बड़ा बेंच नहीं बन पाएगा क्योंकि फिर अपील का हक मजरू होगा? शाहजाद साहब, बात यह है कि जो बॉडी केस सुनती है ना, जी। अपील भी उन्हीं के सामने जाती है। अब मेरी राय अगर आप कानून के तालिब इल्म और के अदना तालिब इल्म की हैसियत से मेरी राय ये है जी। कि जो मुतासरा फरीक है वो इतनी फुल कोर्ट के सामने जी। रिव्यू की बजाय अपील कर सकते हैं ठीक। इस कानून की रोशनी में। सही। में लिमिटेड स्कोप है जी ठीक है। रिकॉर्ड है जी। अपील में केस है वो दोबारा खुल के सामने आ जाता है। सही है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं, जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब, इनकी नाअहली होती है 62(1)(f) के तहत, तो ये जो आर्टिकल 232 इलेक्शन का है, इलेक्शन एक्ट का, इसमें जो की गई है अमेंडमेंट, तो क्या इनके पास कोई रिलीफ की गुंजाइश बनती है जिसमें नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई? ये देखें, मेरी बात सुने, ये तो किसने ये जो डिक्लेरेशन था मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नाअहली का, जी। उनको तो उन्होंने नोटिस के बगैर नाअहल कर दिया। अकामा के ऊपर तो कोई वजाहत तलब नहीं। जी। फाजल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के फाजल बेंच ने, इज्जत माफ जज साहबान ने जी। नवाज शरीफ साहब को बगैर नोटिस जारी किए जी। उनको नाअहल कर दिया। अचानक उन्होंने कहा अच्छा ये इसका अकामा भी निकला सही। और कोई बात नहीं थी, उनको अकामे पे नाअहल कर दिया। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी नाअहलियत वाइड एबनिश जो है जी। उनको कोर्ट में जाना चाहिए जी। और उससे इसको, यानी मतलब ये इस फैसले से कता नजर जी। नवाज शरीफ साहब कोर्ट में जाएंगे तो अदालत में वो इंशाअल्लाह अक्सरियत जो है वो खैर की जानब माइल होगी। उनका जो केस प्रेजेंट करेंगे जी। उनके वकला साहबान, उनको वो इंशाअल्लाह पूरी दादरसी मिलेगी इंशाअल्लाह। जी ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया अकरम शेख साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, अब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी भरमार है, वैसे टेक्स्ट मैसेजेस भी आ रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं लंदन से, लेकिन लोग इस मामले में कंसर्न इतना नहीं हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या 21 अक्टूबर को वाकई पाकिस्तान आ रहे हैं? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, मैं तो मुझे कैसे पता है इरशाद साहब? मैं कौन सा जाती उम्र में रह रहा हूँ? देखिए जी, मैं तो आपसे ये कह चुका हूँ, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब की ना दलेरी पर कोई शक है, ना बहादुरी पर कोई शक है, ना उनकी मकबूलियत पर कोई शक है, ना पाकिस्तान के आने के इरादे पर कोई शक है। लेकिन जब तक मियां साहब का जहाज़ अबू धाबी दुबई के एयरपोर्ट से उड़ के इस्लामाबाद का या लाहौर का रुख नहीं करता, तो मैं उस वक्त तक कोई राय नहीं दूंगा कि मियां साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप रुख की बात कर रहे हैं, मैं तब तक कोई राय नहीं दे सकता जब तक वो लैंड ना कर ना जाए। अच्छा, अब हाँ, और उस यहाँ तक दरवाजे से वो बाहर ना आ जाएं, तो उस वक्त तक तो मैं राय नहीं दे सकता। लेकिन आपको याद होगा इरशाद साहब, जी जहाज लैंड भी कर गया, सही, एक तारीख तो ये भी है हाँ, ना, और लैंड भी कर गया, लेकिन वो उतर ना सके, उतर ना सके। तो ये भी एक तारीख तो है, वो भी एक वाकया हो चुका, वाकया हो चुका है। लेकिन उस वक्त तो देखें, अब अगर वो लैंड करते हैं और उस तरह की सूरत हाल है जो उस वक्त थी,
तो उस वक्त तो मुकर्रर ने उनको वापस ले गए थे, अब तो वापस ले जाने वाला भी कोई नहीं होगा। ये असल में सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है एयरपोर्ट नो मैन लैंड, नहीं तो वो पाकिस्तान के हदूद में होगा, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली ये तो है, वो पाकिस्तानी है। तो मियाँ साहब का दारोमदार है इस बात पे कि 17-18 तारीख को जब उनके वकला प्रोटेक्टिव बेल मांगते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़्यादा इम्कान है, वो उनको मिलती है या नहीं मिलती। अगर तो प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है और मियाँ साहब को ये यकीन होता है कि जी मैं लाहौर जाऊंगा, जलसे से खिताब करूंगा, फिर मैं जानूँ और अदालतें जाने, फिर तो वो आ जाएंगे। लेकिन अगर प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलती किसी वजह से कानूनी, क्योंकि अभी तक जो लीगल ओपिनियन है वो डिवाइडेड है और ज़्यादातर जो वकला हैं कानूनी माहिरीन हैं, उनकी राय में मियाँ साहब को प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती। यानी जो मियाँ साहब से हमदर्दी रखने वाले लोग हैं लेकिन कानूनी दिमाग रखते हैं और उनके वकील नहीं हैं, वो भी ये कहते हैं कि जी ये ऐसे नहीं हो सकता कि उनको जनाब इस बेस पे, क्योंकि वो गए हैं और हो गए हैं, यानी वो जो एक हमदर्दी होती है अदालत की वो भी वो खो चुके हैं। और दूसरा ये है कि वो सरेंडर का मतलब ये होता है कि वो एक दफ़ा उसी स्टेटस पर बहाल होंगे जिस स्टेटस से वो निकले थे या गए थे। वो स्टेटस था कोट लखपत जेल का या नैब की कस्टडी में थे। तो उससे वो जब निकलेंगे तो वहाँ जब पहुँचेंगे तो उसके बाद लीगल प्रोसेस स्टार्ट होगा। उनके साथ जो हमदर्दी है या उनके जो कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है वो उस वक्त होगा जब वो पहले अपनी उस मकाम पर पहुँचेंगे जहाँ से वो गए थे और जो यकीन दहानियाँ करा के गए थे। अब ऐसी सूरत में तो मियाँ साहब जो हैं, मेरा ख़्याल है, मेरी एक हम्बल ओपिनियन है कि मियाँ साहब उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, वो उतरें तो उनको ये ना हो कि जहाज़ में 4 पुलिस वाले खड़े हों या जहाज़ से उतरें तो उसके बाद वो कहेंगे अच्छा इरशाद साहब एक और सवाल चलना है। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाते हैं, सिनेरियो जो भी है, ज़मानत मिल जाए तब भी, जेल चले जाएं तब भी, सियासी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा उनकी पाकिस्तान मौजूदगी से? उनकी अगर वो पाकिस्तान से ना जाते आज तो तस्वीर ही कुछ और फ़ायदा होना था, वो फ़ायदे में था। दूसरा ये है कि 2 इशू हैं इस वक्त उनके। एक ये है कि वो एमन फील्ड और अल अज़ीज़िया वाला केस है, एक है नाहली वाला केस। एक तो ये हो गया कि जी वो गिरफ्तार ना हूँ, अगला ये है कि वो अहल भी हैं इलेक्शन लड़ने के या नहीं, ये भी एक इशू है। अब ये आने के बाद अगर वो उनके कागजात जमा होते हैं, कोई इलेक्शन की तदबीर बनती है, सबील बनती है और कागजात जमा होते हैं और वो रिजेक्ट हो जाते हैं और एक वो तो इरशाद साहब अभी तय होना है ना, अभी तो अहलियत पे तो बहुत मराहिल हैं, अल अज़ीज़िया है, एवन फील्ड है, फिर मियाँ साहब क्यों आएंगे? मियाँ साहब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए तो नहीं आएंगे ना। मियाँ साहब अगर आएंगे तो ख़ुद वज़ीर आज़म बनने के लिए आएंगे। शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म खुद बनने के लिए उनको ला रहे हूँ। नहीं वो मैं वही अर्ज़ करूँ कि 2 चीज़ें हैं ना। अगर वो जेल नहीं जाते तो उनका आना बनता है, अगर वो ना अहल नहीं होते, अहल हो जाते हैं तब भी बनता है। अगर वो जेल भी चले जाते हैं और फिर नाहलियत भी कायम रहती तो वो उनको कितने नफल के सवाब है यहाँ आने का। एक इंटरेस्टिंग पहले भी बैठे थे इरशाद साहब, एक इंटरेस्टिंग बात है जी। इंटरेस्टिंग बात है कि मियाँ साहब की जो सज़ा है जी, उसको 5 साल हो गए। एक सज़ा को 5 साल हो गए और दूसरी को भी तकरीबन अब 5 साल हो गए, 5 साल हो चुके हैं। 17-18 में अब जो इलेक्शन में तरमीम हुई 232 उसके तहत तो वो 5 साल बनती है, लेकिन मियाँ साहब अभी बरी नहीं हुए। मियाँ साहब पे वो जुर्म अभी है और उसकी सज़ा वो काट रहे हैं। अब ये इस पे आईनी कानूनी नुक्ता क्या है, क्या इस दौरान वो कागज़ जमा करवा सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं? वही है ना, वो मैं अर्ज़ करूँ कि क्या एक आईनी और कानूनी नुक्ता है कि क्या कोई कानून साजी किसी अदालती फ़ैसले का मुतबादिल हो सकती है, किसी अदालती फ़ैसले को गैर मौसर कर सकती है। अगर ये एक उसूल मान लिया जाए
जो कल को हो भी सकता है, जो हमारी अदालतों का, जजों का मिजाज है, जिस तरह के हमारे मामला चलते हैं, हो सकता है। पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। लेकिन अभी तक तो ये सवाल है कि अगर ये काम शुरू हो गया तो फिर जब भी किसी MNA को, सेनेटर को, MPA को सज़ा होगी या किसी सियासी, वो जनाब कानून साजी करा के ख़त्म कर देंगे। अब वो तो बात ये है। अब इरशाद साहब, मामला अगर जमहूरियत को देखें तो जो कानून साज है उनको अवाम मुंतखब करते हैं, और अगर मेजॉरिटी वहाँ पे कोई कानून कर लेती है तो उसको तो मिनवन कबूल करना बनता है। अब मैं आपको बताऊँ, एक हमारा आइन है, ये जो हमारे यहाँ एक फजूल सी बहस होती है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जी, पार्लियामेंट की बालादस्ती। पार्लियामेंट उन मुआशरों में बालादस्त है और उन मुआशरों में हर तरह की कानून साजी कर सकती है जहाँ आइन नहीं है। जहाँ रिटर्न आइन नहीं है वहाँ ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का कानून चलता है, बात चलती है, उसूल चलता है। यहाँ पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है, अदलिया भी आइन के ताबे है, और एग्जेक्टिव इंतज़ामिया भी आइन के ताबे है। यहाँ आइन प्रिवेल करता है, आइन सुप्रीम है, आइन की सुप्रीमेसी है। ठीक है ना जी। अगर ये कानून साजी, एक शख्स कत्ल करता है, ठीक है, उसको सज़ाए मौत होती है या उम्र कैद की सज़ा होती है, आप कानून साजी करके वो कहेंगे जी इस केस में तो ये 1 साल की सज़ा होगी, ये हो जाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन अब इस कानून साजी का मतलब ये नहीं है कि आप मादर पिदर आज़ाद कानून साजी कर सकते हैं। हर जो बुनियादी हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़ हैं, उनको भी पामाल कर सकते हैं, आइन को भी पामाल कर सकते हैं। हमारी जो कानूनी और आइनी और शरई रिवायात हैं उनको, ये कोई हक नहीं है किसी कानून साज को। अब अगर इस पे वोट लेने का मतलब ये नहीं है कि वोट आईनी तरमीम कर लें तो फिर वोट कोई हथियार, आपके पास हथियार नहीं है जिससे आप जिसको चाहें कत्ल कर सकते। सवाल आईनी तरमीम कर लें फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? फिर भी नहीं होगा आईनी तरमीम। यही तो बुनियादी इंसानी को टाइम खत्म हो गया। शाह साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।